फ्रेंड्स, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में जो चर्चा कर रहे थे, व्यवहारवाद को लेकर के अपन ने अध्ययन किया, उत्तर व्यवहारवाद को लेकर के अध्ययन किया, व्यवहारवाद की विशेषताओं का अध्ययन किया, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज का अपना जो लेक्चर जो रहेगा वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के मध्य अपन बेसिकली किस प्रकार का अंतर कर सकते हैं, यानी कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर को लेकर के आज का अपना जो व्याख्यान है वो इस पे होने वाला है। तो आपकी जो नोटबुक है वो अपने साथ आप रखें। अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में किस प्रकार का जो अंतर है वो दिखाई देता है। हालांकि बेसिकली ये अंतर आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने व्यवहारवाद को भी अच्छी तरीके से पढ़ा है, उत्तर व्यवहारवाद को भी आपने देखा है। अब उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि इनमें बेसिकली किस चीज का अंतर जो है वो अपने को दिखाई देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। All science, political science, BA पार्ट फर्स्ट ईयर और टॉपिक है वो है व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। इसको लेकर के आज अपना अध्ययन जो है, आज का जो व्याख्यान है, आज का जो लेक्चर है वो इस पे होने वाला है। अब देखिए, जब अपन ने यहां बेसिकली अपने आज की इस क्लास का, आज के इस लेक्चर का जो फोकस जो रहेगा वो रहेगा अंतर पे। लेकिन अपन अंतर तक पहुंचने से पहले आपके मस्तिष्क में ये बात उत्पन्न होनी चाहिए कि व्यवहारवाद किस चीज का अध्ययन करता है, किस चीज पे बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद किस चीज का अध्ययन करता है, किस चीज पे बल देता है। उसी के आधार पे आप जो अंतर की जो श्रृंखला है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे व्यवहारवाद के समय विभाजन को लेकर के, तो व्यवहारवाद के समय विभाजन में दोनों में अंतर दिखाई देता है कि व्यवहारवाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का एक प्रारंभिक दौर था, और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद स्वयं व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन के रूप में। तो यहाँ ये भी बेसिकली एक अंतर दिखाई देता है कि ये व्यवहारवाद में ही एक सुधार आंदोलन है, और इधर ये राजनीति विज्ञान के परंपरावाद दृष्टिकोण से असंतुष्ट होने के बाद एक आंदोलन के रूप में चला, और ये स्वयं व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन के रूप में चला। इसके अलावा जब अपन ने देखा था कि व्यवहारवाद जो है व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार, यानी व्यक्ति का जो एक व्यवहार है राजनीति एक बहुत ही छोटे पक्ष के अध्ययन पे बल देता है, कि उसके केवल राजनीतिक पक्ष का जो अध्ययन है उस पे बल देता है, और राजनीतिक पक्ष का जो अध्ययन किया जाता है वो भी इस प्रकार का हो जिसका मापन, सत्यापन, पर्यवेक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा जब आपने व्यवहारवाद का अध्ययन किया और उसके बाद आपने उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन किया, तो आपने देखा कि व्यवहारवाद जो है जो केवल मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, वही उत्तर व्यवहारवाद मानव के एक राजनीतिक पक्ष को प्रभावित करने वाले जो अन्य अंग हैं या अन्य निकाय हैं या अन्य जो पक्ष हैं उनके अध्ययन को भी अपने अध्ययन में शामिल करता है। उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में एक मूल्य को लेकर के भी, क्योंकि व्यवहारवाद तथ्य के अध्ययन में बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों के अध्ययन में बल देता है। व्यवहारवाद तकनीक पर विशेष बल देता है, उत्तर व्यवहारवाद तकनीक से ज्यादा सार या प्रासंगिकता पे बल देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अपन अंतर की श्रृंखला को अगर अपन लेकर के चले तो आप स्वयं भी इस प्रकार का अंतर जो है वो आप कर सकते हो। बुद्धिजीवियों की भूमिका को लेकर आप कर सकते हो। राजनीति विज्ञान को कर्म विज्ञान बनाना उत्तर व्यवहारवादियों का लक्ष्य था, जबकि यहाँ व्यवहारवादी जो थे वो राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान बनाने के बल दे रहे थे, यानी कि ऐसा शोध, ऐसा अध्ययन हो जो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों में भांति खड़ा किया जा सकता है। भले ही प्राकृतिक विज्ञान ना हो, लेकिन उसका अध्ययन जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाया जा सकता है। या अपन यूं कहे कि व्यवहारवादियों ने राजनीति के व्यवसायीकरण पे बल देने पर प्रयास नहीं किया, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में व्यवसायीकरण, राजनीति का व्यवसायीकरण करने पर बल दिया, अर्थात कार्य कुशलता। राजनीति विज्ञान में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शोध कार्य करता है तो उसमें कार्य की कार्य कुशलता जो है वो होनी चाहिए, वो उसका व्यवसाय के तौर पे उसको अपनाए, न कि एक अध्ययन के तौर पे देखे कि मैंने अध्ययन किया और छोड़ दिया।
यहां पर व्यवसाय के तौर पे उसको लेके चले, जिस प्रकार से किसी व्यवसाय में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो धीरे धीरे उस व्यवसाय में क्या हो जाता है, पारंगत हो जाता है। नई चीजों को, नए तकनीक, नए मॉडल जो आते हैं उनको क्या करता है, अपने व्यवसाय में स्वीकार करता है, अपने व्यवसाय को उसी अनुकूल मोड़ देता है। तो ठीक उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान को भी समय के साथ परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए, नए विचार, नए नवाचार जो है उसमें स्वीकार करें और उसके अनुसार उसमें अपना बदलाव करें। इसके साथ अपन ने देखा राजनीति विज्ञान जो है सामाजिक परिवर्तनों के बल की बात जहां आई थी, वहां सामाजिक परिवर्तनों के बल पे उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, जबकि व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता है, वो केवल और केवल तकनीक पर बल देता है, जिसके कारण परिवर्तन विरोधी हो जाता है। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के मध्य जो अंतर है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये उत्तर व्यवहारवाद हो गया, ये व्यवहारवाद हो गया। दोनों में अंतर लेकर के अपन अपना अध्ययन जो है वो प्रारंभ करेंगे। पहले अध्ययन के तौर पे अपन जब इसको देखते हैं तो यहां अपन राजनीति विज्ञान को, व्यवहारवादी जो है वो राजनीति विज्ञान में एक शुद्ध ज्ञान पे बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पर बल, शुद्ध ज्ञान पर बल, अर्थात ऐसा ज्ञान जो तकनीकों के माध्यम से परखा गया है, जांचा गया है, पूर्णतः उसका शुद्धिकरण किया गया है, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान जो है उस चीज को ही वो राजनीतिक विज्ञान में अपनाने पे बल देते हैं। यानी व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ में वो उन चीजों को, उन मान्यताओं को इकट्ठा करने पे प्रयास करते हैं जो तकनीक के माध्यम से संशोधित की जा चुकी हैं, उनके आधार पे। तो यहां केवल और केवल शुद्ध ज्ञान पे बल दिया जाता है। दूसरी ओर तो अपन उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद शुद्ध ज्ञान पे बल नहीं देता है, वो कहता है कि शुद्ध ज्ञान के अलावा भी कुछ अनुपयुक्त ज्ञान भी होता है, जिसको आप समय और परिस्थिति के साथ किसी कार्य में आप अप्लाइड कर सकते हो। अनुपयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड, अंग्रेजी में इसको अप्लाइड बोलते हैं, जिसको आप परिस्थिति वंश, संयोग वंश, किसी प्रकार की घटना में अगर कोई ज्ञान, कोई कार्य, कोई बात वहां अप्लाइड होती है तो हमें उस कार्य को भी क्या है, स्वीकार करना चाहिए। ये केवल और केवल विधियों के द्वारा परखी हुई चीजों को स्वीकार करता है, शुद्ध ज्ञान पर ही बल देता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है अनुप्रयुक्त, जिसको अप्लाइड नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान पर बल, यानी कि जो जिस ज्ञान को, जिस विचार को अपन किसी कार्य में उसका उपयोग कर सकते हैं, हमें ऐसे ज्ञान पर भी बल देना चाहिए। केवल और केवल ये नहीं कि विधियों के द्वारा परखी हुई उनका जो नियमन किया गया, हमें केवल वही चीजें स्वीकार करनी है। तो यहां इन दोनों में पहली चीज तो शुद्ध ज्ञान और अनुपयुक्त ज्ञान का अंतर आता है। ये केवल शुद्ध ज्ञान पे बल देते हैं व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी जो अनुपयुक्त ज्ञान पे बल देते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान जो किसी घटना के संदर्भ में उसको प्रयुक्त किया जा सकता है, उसको अप्लाई किया जा सकता है, ऐसे ज्ञान की बात यहां पे की जाती है। ठीक है। दूसरी ओर ये साध्य की बात पर करें तो व्यवहारवादी जो है, व्यवहारवादी शुद्ध ज्ञान को ही साध्य मानते हैं, अंतिम उद्देश्य। साध्य का मतलब होता है अंतिम उद्देश्य की बात की जा रही है। तो यहां जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान ही साध्य, साध्य का अर्थ होता है अंतिम उद्देश्य, अंतिम जो लक्ष्य होता है वो साध्य के रूप में होता है। जैसे आपने भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम जब आपने पढ़ा था, गांधी जी ने साधन और साधन की जो अवधारणा दी थी, जहां आप देखते हो साध्य है वो पवित्र है, आप स्वतंत्रता प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आपका एक अंतिम लक्ष्य है, भारत को आप आजादी दिलाना चाहते हैं। लेकिन जितना पवित्र आपका लक्ष्य है भारत की स्वतंत्रता, ठीक उसको प्राप्त करने के लिए उतने ही पवित्र आप साधनों पर आपको बल देना है कि साधन भी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन भी क्या है, पवित्र होने चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार की चर्चा करता है। तो यहां ज्ञान की शुद्धता जो है वही उनका अंतिम उद्देश्य है कि ये
अपना अंतिम लक्ष्य, अपना अंतिम उद्देश्य जो है वो किसको मानते हैं? शुद्ध ज्ञान को मानते हैं कि हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करनी है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। वो किस तकनीक से प्राप्त किया जाएगा, हमें उस तकनीक पे बल देना है। बाहर की चीजें उनको किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, प्रभावित करती हैं, उससे हमें किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। दूसरी ओर उत्तर व्यवहारवाद जो है वो ज्ञान की जो प्रासंगिकता है उस पे बस को साध्य मानता है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो ज्ञान की प्रासंगिकता, अर्थात प्रासंगिकता बोल सकते हैं, उसको सार जो बोल सकते हैं, ये इनके लिए क्या है? साध्य है। यानी उत्तर व्यवहारवाद के लिए शुद्ध ज्ञान ही साध्य नहीं है, वो है यहां ज्ञान की प्रासंगिकता। अपन ने जो कार्य किया है, अपनी नॉलेज के आधार पर जो कर्म किया है, उस कर्म की प्रासंगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, उस चीज को वो अंतिम साध्य मानते हैं। यानी अपने को किस चीज पे बल देना है? कर्म की प्रासंगिकता पे, कार्य की प्रासंगिकता पे बल देना है। इनके लिए कार्य की जो प्रासंगिकता, कार्य की जो उपयोगिता है, कार्य का जो महत्व है, वही इनके लिए क्या है? अंतिम लक्ष्य है। व्यवहारवादी उस चीज पे बल देते हैं। दूसरी चीजें होगी। तीसरी तौर पे अपन देख सकते हैं जो निर्णय प्रक्रिया है उसका विश्लेषण। निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करना, यानी निर्णय कैसे लिया जाता है, किन परिस्थितियों में लिया गया, क्यों लिया गया, इन चीजों के विश्लेषण से व्यवहारवाद में बल दिया जाता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में निर्णय की जो विषय वस्तु है उस सार पे बल दिया जाता है। निर्णय की विषय वस्तु अर्थात सार जो होता है का विश्लेषण, सार का विश्लेषण किया जाता है। यानी निर्णय जो लिया गया है उस निर्णय की वस्तु जो है, विषय वस्तु क्या है, उसका सार क्या है, किसके संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसका विश्लेषण यहां पे किया जाता है। यहां निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, कब लिया गया, ये एक प्रक्रिया होती है। निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कैसी परिस्थितियों में लिया जाएगा, ये एक प्रक्रिया होती है। तो यहां उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो होती है उसका विश्लेषण किया जाता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में निर्णय की जो विषय वस्तु है, यानी किसके लिए ये निर्णय लिया गया है, उस विषय वस्तु की प्रासंगिकता क्या है। आपने ऐसा निर्णय आपने इसके संदर्भ में ले लिया कि हमें राजनीति विज्ञान में इस प्रकार का अध्ययन करना है, ऐसा अध्ययन आपने करना है, आपने एक विषय वस्तु चुन ली, तो उस विषय वस्तु के संदर्भ में आप अध्ययन कर तो रहे हो, लेकिन उस अध्ययन की समाज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है वो महत्वपूर्ण है। तो यहां उस विषय वस्तु अर्थात सार का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैक्रो और माइक्रो का जो अंतर आता है अर्थात व्यष्टि और समष्टि, उसकी बात की जाती है। व्यष्टि और यहां आता है इसका अध्ययन जो होता है वो समष्टि। यानी कि व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत, समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण विषयगत का अध्ययन। तो इस आधार पर देखते हैं तो ये यहां व्यवहारवाद जो है वो व्यक्ति के केवल किस पक्ष का अध्ययन करता है, राजनीतिक पक्ष, बहुत छोटे पक्ष का अध्ययन करता है। जबकि यहां उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यक्ति का जो राजनीतिक पक्ष है, उस राजनीतिक पक्ष को जो अन्य पक्ष है वो कैसे प्रभावित करते हैं उनको सम्मिलित करता है कि व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार जो ऐसा रहा है, यह व्यवहार को, इस व्यवहार को अन्य पक्ष जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो यहां उस चीज पर भी बल दिया जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं ये व्यवहारवाद मूल्यों पे बल देता था कि नहीं देता था, तो ये तथ्यों पे बल देता था, इसलिए मूल्य निरपेक्ष। और उत्तर व्यवहारवाद जो था वो क्या है,
मूल्य सापेक्ष। ये मूल्य निरपेक्ष और ये मूल्य सापेक्ष है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो मूल्य निरपेक्ष होकर के अध्ययन करता है, यानी किसी व्यक्ति या किसी घटना के संदर्भ में क्या मूल्य है, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, मूल्यों को अपने को पूर्णतः नकारना है, अपना अध्ययन केवल और केवल तथ्यपरक होना चाहिए। जबकि उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है? उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि हमें तथ्य के साथ साथ मूल्यों का भी समावेश करना है, क्योंकि तथ्य की जितनी उपयोगिता उतनी मूल्यों की भी है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति का जो मानव का जो व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है, मानव का व्यवहार मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, वो मूल्यों के सापेक्ष चलता है, अर्थात मूल्यों के आधार पर ही व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है। तो इसलिए वो मूल्यों को साथ लेकर के चलता है, इसलिए वो मूल्य सापेक्ष है। नेक्स्ट आता है यथास्थिति। यथास्थिति समर्थक, यथास्थिति का समर्थक, और ये जो है वो क्या करता है? सामाजिक परिवर्तन पे बल देता है। आपने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में जो देखा था, तो मैंने उत्तर व्यवहारवाद में बताया था कि ये सामाजिक जो परिवर्तन है उनको स्वीकार करता है। ऐसा सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करता है, जबकि व्यवहारवाद यथास्थिति उसने जो अध्ययन किया है जिस संदर्भ में, वो उसमें समय के साथ, परिस्थिति के साथ जो भी बदलाव होता है उस बदलाव को स्वीकार नहीं करता है। वो उसने अपनी एक यथास्थिति बना ली कि आज मैं जो अध्ययन कर रहा हूं, आज इस व्यक्ति का ये व्यवहार है, उसके बारे में मैंने आज कोई अध्ययन प्रारंभ किया है, कल हो सकता है इस व्यक्ति के व्यवहार में अन्य परिस्थितियां उसके व्यवहार को प्रभावित करें, उसका व्यवहार बदल जाए, तो मुझे उन परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं, वो उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता है, वो केवल यथास्थिति के आधार पर अध्ययन करता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो सामाजिक परिवर्तन पे बल देता है। मैंने एक चीज बताई भी थी कि व्यवहारवादी जो है वो अत्यधिक तकनीक पर बल देने के कारण परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं, यानी कि उनका जो मुख्य केंद्र था वो था केवल और केवल तकनीक पर विशेष बल देना, तकनीक के आधार पर अध्ययन करना, तकनीक के आधार पर शोध का निर्माण करना और राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष ला करके खड़ा करना। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान एक कर्म विज्ञान बनाना है, राजनीति विज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में नहीं, एक कर्म विज्ञान के रूप में देखता है, और वो कहता है कि हमें समाज के अंदर जो नए विचार हैं, जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करने पे बल देता है। इसलिए परिवर्तन जो है, सामाजिक जो परिवर्तन है उनको स्वीकार करता है। अब आता है कि व्यवहारवाद का जो केंद्र है वो कहां तक है, उत्तर व्यवहारवाद का जो केंद्र है वो कहां तक है, वो किन राष्ट्रों के अध्ययन में बल देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे व्यवहारवाद है, इसको आंग्ल अमेरिकी कहा जाता है, आंग्ल अमेरिकी, अर्थात आप कह सकते हैं आंग्ल अमेरिका मतलब होता है इसके जो समर्थक जो थे वो यूरोप व अमेरिका के थे, यानी इसके जो समर्थक जो थे वो कहां के थे? यूरोप व अमेरिका के थे। वो केवल अपना अध्ययन यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में ही देखते थे, अन्य जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, लैटिन अमेरिकी महाद्वीप है, उनके संदर्भ में इसका अध्ययन नहीं था। इसलिए इसको आंग्ल अमेरिकी समर्थक के तौर पे देखा जाता है कि यह अमेरिका के अर्थात विकसित राष्ट्रों के अध्ययन पर बल देता है, जो अल्प विकसित है या अविकसित जो राष्ट्र है उनके अध्ययन को शामिल नहीं करता है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है, उत्तर व्यवहारवाद तृतीय विश्व के जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र केंद्रित, तृतीय विश्व राष्ट्र केंद्रित, अर्थात अब आप यहां देख सकते हैं तृतीय विश्व, अब ये नाम आ गया तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये तृतीय विश्व का क्या मतलब है। प्रथम विश्व के राष्ट्र, द्वितीय विश्व के राष्ट्र और तृतीय विश्व के राष्ट्र। अब देखिए, जब अपन व्यवहारवाद को अपने प्रारंभ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और आपको पता है अंतरराष्ट्रीय स्तर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई घटना का उदय होता है, वो होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध का जब उदय होता है तो दो विचारधाराओं की लड़ाई अपने को यहां पे दिखाई देती है, पूंजीवाद और
साम्यवाद। पूंजीवाद का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है यूएस से, और साम्यवाद का जो प्रतिनिधित्व करता है यूएसएसआर। ये था सोवियत संघ जो था वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। अब अपनी बात यहां से चलिए कि तृतीय विश्व के राष्ट्र कौन से। प्रथम व्यवहारवाद के अंदर एंग्लो अमेरिकी मैंने लिखा, यानी कि व्यवहारवादी जो अध्ययन था उसके जो समर्थक जो थे वो यूरोप और अमेरिका के थे, अर्थात विकसित राष्ट्रों के थे, जबकि उत्तर व्यवहारवाद के जो समर्थक हैं वो तृतीय विश्व के राष्ट्रों के अध्ययन के संदर्भ में भी अपने अध्ययन को देखते हैं। तो यहाँ ये जो तृतीय विश्व है नाम जब आया है तो यहाँ प्रथम और द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व कौन से उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका प्रतिनिधित्व करता है, साम्यवादी यानी समाजवादी जो विचारधारा थी साम्यवाद की उसको यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ। अमेरिका के जो समर्थक थे वो प्रथम विश्व के राष्ट्र कहलाए। सोवियत संघ यानी साम्यवाद के समर्थक थे उनको द्वितीय विश्व के समर्थक कहा जाता है। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, जिसमें भारत भी था, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र जो थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भाई किसके साथ जाए, किस संगठन में जुड़े। उन्होंने अपना एक अलग ही रह करके अपने स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण का जो निर्णय लिया, उन राष्ट्रों को तृतीय विश्व के राष्ट्र कहा जाता है। तो यहाँ उत्तर व्यवहारवाद का जो अध्ययन है वो तृतीय विश्व के जो राष्ट्र है, राष्ट्र केंद्रित, वो उनके अध्ययन पे विशेष बल देता है। तो आज की क्लास के माध्यम से आपने देखा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में जो बेसिक अंतर है उनको आपने देखने का, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।